न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद देश की खबरों में। तो चलिए डालते हैं आज की ताजी हेडलाइंस पर एक नजर। सैनिक अड्डों और वायु रक्षा प्रणाली पर भारत के हमलों से घबराए पाकिस्तान ने अमेरिका से संघर्ष विराम के लिए गुहार लगाई। देश खतरे में हो तो सुप्रीम कोर्ट अलग नहीं रह सकता, कहा पहलगाम आतंकी हमले पर जस्टिस गवई। भारत और ईयू एफटीए वार्ता का अगला दौर, आज से समझौते का पहला चरण जल्द पूरा करना है उद्देश्य। अब डालते हैं नजर खबरों पर विस्तार से। सैनिक अड्डों और वायु रक्षा प्रणाली पर भारत के हमलों से घबराए पाकिस्तान ने अमेरिका से संघर्ष विराम के लिए गुहार लगाई थी। जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस संबंध में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की तो उन्होंने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि पाकिस्तान के हर दुस्साहस का जवाब देंगे। दरअसल पाकिस्तान की ओर से परमाणु हमले का खतरा मानकर अमेरिका पाकिस्तान की इस पेशकश को स्वीकार कर खुद ही शांति बहाली के लिए दोनों देशों के बीच कूद गया। जब वेंस ने 2 दिन पहले कहा था कि हम संघर्ष के बीच में नहीं पड़ेंगे, ये दोनों देशों के बीच का मामला है, तो अमेरिका को खतरा बढ़ने के आसार दिखने लगे। इसी बीच पाकिस्तान ने संघर्ष विराम की बात की और अमेरिका तत्काल आगे आया। वेंस और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दोनों देशों के अफसरों से बात शुरू कर दी थी। पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र में हमले के लिए 400 से 500 ड्रोन भेजे, लेकिन चिंता की सबसे बड़ी वजह शुक्रवार देर रात पैदा हुई, जब पाकिस्तान के रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस पर धमाके हुए। ये इस्लामाबाद से सटा हुआ शहर है। ये एयरबेस पाकिस्तान के लिए काफी अहम है क्योंकि ये उसकी सेना के लिए केंद्रीय परिवहन केंद्रों में से एक है और हवा में ईंधन भरने की क्षमता का घर है। साथ ही ये पाकिस्तान के रणनीतिक योजना प्रभाग के मुख्यालय से भी कुछ ही दूरी पर है, जो देश के परमाणु शस्त्रागार की देखरेख और सुरक्षा करता है। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश भूषण राम कृष्ण गवई ने पहलगाम आतंकी हमले पर कहा कि जब देश खतरे में हो तो सुप्रीम कोर्ट अलग नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि हम भी देश का हिस्सा है। सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी पद को ग्रहण करने से इनकार किया और संविधान को सर्वोच्च बताकर इस बहस को समाप्त कर दिया कि संसद या न्यायपालिका में से कौन श्रेष्ठ है। जस्टिस BR गवई ने कहा कि जब देश खतरे में हो तो सुप्रीम कोर्ट अलग नहीं रह सकता, हम भी इसी देश का हिस्सा है। जब हमने इस घटना के बारे में सुना तो हम स्तब्ध रह गए। न्यायमूर्ति गवई ने कहा, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना उस समय देश में नहीं थे, इसलिए मैंने उनसे अनुमति लेकर पूरी अदालत की बैठक बुलाई। बैठक के बाद हमने तुरंत हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 2 मिनट का मौन रखने की घोषणा की। उन्होंने अदालतों में लंबित मामलों से लेकर रिक्त पदों, न्यायाधीशों की राजनेताओं सहित आम लोगों से मुलाकात और न्यायपालिका के खिलाफ बयानों जैसे मुद्दों पर भी बात की। संसद को सर्वोच्च बताने के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राजनेताओं के बयान से जुड़े सवाल पर जस्टिस गवई ने कहा कि संविधान सर्वोच्च है। केशवनाथ भारती मामले में 13 न्यायाधीशों की पीठ में ये फैसला सुनाया है। सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीशों के राज्यपाल जैसे राजनीतिक पद स्वीकार करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। सेवानिवृत्त होने के बाद वो कोई पद ग्रहण नहीं करेंगे। एक अन्य सवाल पर उन्होंने कहा कि राज्यपाल का पद प्रोटोकॉल में CGI के पद से। उन्होंने कहा कि हम भी देश का हिस्सा है। सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी पद को ग्रहण करने से इनकार किया और संविधान को सर्वोच्च बताकर इस बहस को समाप्त कर दिया कि संसद या न्यायपालिका में से कौन श्रेष्ठ है। जस्टिस BR गवई ने कहा कि जब देश खतरे में हो तो सुप्रीम कोर्ट अलग नहीं रह सकता, हम भी इसी देश का हिस्सा है। जब हमने इस घटना के बारे में सुना तो हम स्तब्ध रह गए। न्यायमूर्ति गवई ने कहा, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना उस समय देश में नहीं थे, इसलिए मैंने उनसे अनुमति लेकर पूरी अदालत की बैठक बुलाई। बैठक के बाद हमने तुरंत हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 2 मिनट का मौन रखने की घोषणा की। उन्होंने अदालतों में लंबित मामलों से लेकर रिक्त पदों, न्यायाधीशों की राजनेताओं सहित आम लोगों से मुलाकात और न्यायपालिका के खिलाफ बयानों जैसे मुद्दों पर भी बात की। संसद को सर्वोच्च बताने के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राजनेताओं के बयान से जुड़े सवाल पर जस्टिस गवई ने कहा कि संविधान सर्वोच्च है। केशवनाथ भारती मामले में 13 न्यायाधीशों की पीठ में ये फैसला सुनाया है।
सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीशों के राज्यपाल जैसे राजनीतिक पद स्वीकार करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। सेवानिवृत्त होने के बाद वो कोई पद ग्रहण नहीं करेंगे। एक अन्य सवाल पर उन्होंने कहा कि राज्यपाल का पद प्रोटोकॉल में सीजीआई के पद से नीचे है। उन्होंने कहा कि हम भी देश का हिस्सा है। सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी पद को ग्रहण करने से इनकार किया और संविधान को सर्वोच्च बताकर इस बहस को समाप्त कर दिया कि संसद या न्यायपालिका में से कौन श्रेष्ठ है। जस्टिस BR गवई ने कहा कि जब देश खतरे में हो तो सुप्रीम कोर्ट अलग नहीं रह सकता। हम भी इसी देश का हिस्सा है। जब हमने इस घटना के बारे में सुना तो हम स्तब्ध रह गए। न्यायमूर्ति गवई ने कहा, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना उस समय देश में नहीं थे, इसलिए मैंने उनसे अनुमति लेकर पूरी अदालत की बैठक बुलाई। बैठक के बाद हमने तुरंत हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 2 मिनट का मौन रखने की घोषणा की। उन्होंने अदालतों में लंबित मामलों से लेकर रिक्त पदों, न्यायाधीशों की राजनेताओं सहित आम लोगों से मुलाकात और न्यायपालिका के खिलाफ बयानों जैसे मुद्दों पर भी बात की। संसद को सर्वोच्च बताने के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राजनेताओं के बयान से जुड़े सवाल पर जस्टिस गवई ने कहा कि संविधान सर्वोच्च है। केशवनाथ भारती मामले में 13 न्यायाधीशों की पीठ में ये फैसला सुनाया है। सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीशों के राज्यपाल जैसे राजनीतिक पद स्वीकार करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। सेवानिवृत्त होने के बाद वो कोई पद ग्रहण नहीं करेंगे। एक अन्य सवाल पर उन्होंने कहा कि राज्यपाल का पद प्रोटोकॉल में सीजीआई के पद से नीचे है। उन्होंने कहा कि हम भी देश का हिस्सा है। सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी पद को ग्रहण करने से इनकार किया और संविधान को सर्वोच्च बताकर इस बहस को समाप्त कर दिया कि संसद या न्यायपालिका में से कौन श्रेष्ठ है। जस्टिस BR गवई ने कहा कि जब देश खतरे में हो तो सुप्रीम कोर्ट अलग नहीं रह सकता। हम भी इसी देश का हिस्सा है। जब हमने इस घटना के बारे में सुना तो हम स्तब्ध रह गए। न्यायमूर्ति गवई ने कहा, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना उस समय देश में नहीं थे, इसलिए मैंने उनसे अनुमति लेकर पूरी अदालत की बैठक बुलाई। बैठक के बाद हमने तुरंत हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 2 मिनट का मौन रखने की घोषणा की। उन्होंने अदालतों में लंबित मामलों से लेकर रिक्त पदों, न्यायाधीशों की राजनेताओं सहित आम लोगों से मुलाकात और न्यायपालिका के खिलाफ बयानों जैसे मुद्दों पर भी बात की। संसद को सर्वोच्च बताने के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राजनेताओं के बयान से जुड़े सवाल पर जस्टिस गवई ने कहा कि संविधान सर्वोच्च है। केशवनाथ भारती मामले में 13 न्यायाधीशों की पीठ में ये फैसला सुनाया है। सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीशों के राज्यपाल जैसे राजनीतिक पद स्वीकार करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। सेवानिवृत्त होने के बाद वो कोई पद ग्रहण नहीं करेंगे। एक अन्य सवाल पर उन्होंने कहा कि राज्यपाल का पद प्रोटोकॉल में सीजीआई के पद से नीचे है। भारत और यूरोपीय संघ यानी कि EU के मुख्य वार्ताकार सोमवार से प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते पर अगले दौरे की वार्ता शुरू करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विभिन्न देशों पर लगाए गए टैरिफ के बीच इस कवायद का मकसद समझौते के पहले चरण को जल्द से जल्द पूरा करना है। एक अधिकारी ने बताया कि दोनों पक्ष अनिश्चित वैश्विक व्यापार वातावरण, विशेष रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शुल्क कार्रवाई के कारण समझौते के 2 चरणों में पूरा करने पर सहमत हुए हैं। अधिकारी ने कहा, EU का दल 11वें दौरे की वार्ता के लिए यहाँ होगा और ये बातचीत 16 मई तक जारी रहेगी। पिछले दौर की वार्ता में वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और सरकारी खरीद में बाजार पहुंच प्रस्तावों जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। वाणिज्य सचिव सुनील परतवाल ने पिछले महीने कहा था कि अगर कुछ मुद्दे व्यापार वार्ता के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है और ज्यादा समय ले रहे हैं तो बेहतर है कि उनकी जगह मुख्य व्यापार मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इससे पहले हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रसेल्स में EU के व्यापार एवं आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस सेफकोविक के साथ समझौते की प्रगति पर चर्चा की थी, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता सही दिशा में आगे बढ़ रही है। दोनों पक्ष एक संतुलित और परस्पर लाभकारी समझौते के लिए ठोस प्रगति कर रहे हैं। वहीं सेफकोविक ने कहा था कि EU भारत के साथ अपनी साझेदारी को गहराई से महत्व देता है। EU वस्तुओं व सेवाओं के लिए बाजार खोलने वाले एक व्यावसायिक रूप से सार्थक समझौते के माध्यम से इसे नए स्तर पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विभिन्न देशों पर लगाए गए टैरिफ के बीच इस कवायद का मकसद समझौते के पहले चरण को जल्द से जल्द पूरा करना है। एक अधिकारी ने बताया कि दोनों पक्ष अनिश्चित वैश्विक व्यापार वातावरण, विशेष रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शुल्क कार्रवाई के कारण समझौते के 2 चरणों में पूरा करने पर सहमत हुए हैं। अधिकारी ने कहा, EU का दल 11वें दौरे की वार्ता के लिए यहाँ होगा और ये बातचीत 16 मई तक जारी रहेगी। पिछले दौर की वार्ता में वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और सरकारी खरीद में बाजार पहुंच प्रस्तावों जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। वाणिज्य सचिव सुनील बर्तवाल ने पिछले महीने कहा था कि अगर कुछ मुद्दे व्यापार वार्ता के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है और ज्यादा समय ले रहे हैं तो बेहतर है कि उनकी जगह मुख्य व्यापार मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इससे पहले हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रसेल्स में EU के व्यापार एवं आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस सेफकोविक के साथ समझौते की प्रगति पर चर्चा की थी, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता सही दिशा में आगे बढ़ रही है। दोनों पक्ष एक संतुलित और परस्पर लाभकारी समझौते के लिए ठोस प्रगति कर रहे हैं। वहीं सेफकोविक ने कहा था कि EU भारत के साथ अपनी साझेदारी को गहराई से महत्व देता है। EU वस्तुओं व सेवाओं के लिए बाजार खोलने वाले एक व्यावसायिक रूप से सार्थक समझौते के माध्यम से इसे नए स्तर पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। अब डालते ही नजर अगली खबर पर। अमेरिका के विख्यात रक्षा विशेषज्ञ जॉन स्पेंसर ने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायु रक्षा की उभरती आधुनिक प्रकृति का जबरदस्त प्रदर्शन किया है। इस दौरान भारत ने न केवल विभिन्न स्तरों पर एकीकृत ढंग से अपने वायु क्षेत्र की अभेद सुरक्षा की, बल्कि अपने विरोधी पाकिस्तान की ओर से तैनात की गई चीनी वायु रक्षा प्रणालियों को भी सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया। वास्तव में भारत के सामने विरोधी का वायु रक्षा तंत्र कागजी साबित हुआ है। मॉडर्न वॉर इंस्टीट्यूट में अर्बन वॉरफेयर स्टडीज के प्रमुख स्पेंसर ने रविवार को कहा कि इससे साबित होता है आपकी सुरक्षा इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप किससे क्या खरीद लाए हैं। इसकी सीधा संबंध इस तथ्य से है कि आप अपने रक्षा साधनों का उपयोग कितने एकीकृत ढंग से करते हैं। उन्होंने कहा, आज भारत का वायु रक्षा नेटवर्क आकाश और QRSAM जैसे स्वदेशी रूप से निर्मित प्लेटफॉर्मों का समायोजन है, जो इजरायली बराक 8 प्रणालियों और रूस के S-400 के साथ संयुक्त रूप से काम करता है। उधर सीमा पार पाकिस्तान ने खासकर चीन निर्मित प्रणाली जैसे HQ-9P S-300 के समान एक लंबी दूरी की SAM-LY-80 और AFM-90 तैनात किया। ये प्रणालियां कागज पर भले एक बार सक्षम नजर आए, लेकिन भारत के प्रभावी हमलों के सामने ये टिक नहीं पाए। भारत ने दिखा दिया कि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध गतिज यानी काइनेटिक हमलों और सैद्धांतिक चपलता के संयुक्त उपयोग इसे ध्वस्त किया जा सकता है। इस दौरान भारत ने न केवल विभिन्न स्तरों पर एकीकृत ढंग से अपने वायु क्षेत्र की अभेद सुरक्षा की, बल्कि अपने विरोधी पाकिस्तान की ओर से तैनात की गई चीनी वायु रक्षा प्रणालियों को भी सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया। वास्तव में भारत के सामने विरोधी का वायु रक्षा तंत्र कागजी साबित हुआ है। मॉडर्न वॉर इंस्टीट्यूट में अर्बन वॉरफेयर स्टडीज के प्रमुख स्पेंसर ने रविवार को कहा कि इससे साबित होता है आपकी सुरक्षा इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप किससे क्या खरीद लाए हैं। इसकी सीधा संबंध इस तथ्य से है कि आप अपने रक्षा साधनों का उपयोग कितने एकीकृत ढंग से करते हैं। उन्होंने कहा, आज भारत का वायु रक्षा नेटवर्क आकाश और QRSAM जैसे स्वदेशी रूप से निर्मित प्लेटफॉर्मों का समायोजन है, जो इजरायली बराक 8 प्रणालियों और रूस के S-400 के साथ संयुक्त रूप से काम करता है। उधर सीमा पार पाकिस्तान ने खासकर चीन निर्मित प्रणाली जैसे HQ-9P S-300 के समान एक लंबी दूरी की SAM-LY-80 और AFM-90 तैनात किया। ये प्रणालियां कागज पर भले एक बार सक्षम नजर आए, लेकिन भारत के प्रभावी हमलों के सामने ये टिक नहीं पाए। भारत ने दिखा दिया कि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध गतिज यानी काइनेटिक हमलों और सैद्धांतिक चपलता के संयुक्त उपयोग इसे ध्वस्त किया जा सकता है। इस दौरान भारत ने न केवल विभिन्न स्तरों पर एकीकृत ढंग से अपने वायु क्षेत्र की अभेद सुरक्षा की, बल्कि अपने विरोधी पाकिस्तान की ओर से तैनात की गई चीनी वायु रक्षा प्रणालियों को भी सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया। वास्तव में भारत के सामने विरोधी का वायु रक्षा तंत्र कागजी साबित हुआ है। मॉडर्न वॉर इंस्टीट्यूट में अर्बन वॉरफेयर स्टडीज के प्रमुख स्पेंसर ने रविवार को कहा कि इससे साबित होता है आपकी सुरक्षा इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप किससे क्या खरीद लाए हैं। इसकी सीधा संबंध इस तथ्य से है कि आप अपने रक्षा साधनों का उपयोग कितने एकीकृत ढंग से करते हैं।
उन्होंने कहा, आज भारत का वायु रक्षा नेटवर्क आकाश और QRSAM जैसे स्वदेशी रूप से निर्मित प्लेटफॉर्मों का समायोजन है, जो इजरायली बराक 8 प्रणालियों और रूस के S-400 के साथ संयुक्त रूप से काम करता है। उधर सीमा पार पाकिस्तान ने खासकर चीन निर्मित प्रणाली जैसे HQ-9P S-300 के समान एक लंबी दूरी की SAM LY-80 और AFM-90 तैनात किया। ये प्रणालियां कागज पर भले एक बार सक्षम नजर आए, लेकिन भारत के प्रभावी हमलों के सामने ये टिक नहीं पाए। भारत ने दिखा दिया कि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध गतिज यानी काइनेटिक हमलों और सैद्धांतिक चपलता के संयुक्त उपयोग इसे ध्वस्त किया जा सकता है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा होने के बाद IPL 2025 के शेष मैचों का कार्यक्रम सोमवार को जारी किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि IPL 2025 का शेष सत्र 16 या 17 मई से शुरू हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि इसका फाइनल मुकाबला कोलकाता के अलावा किसी अन्य शहर में कराया जा सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण IPL 2025 को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया था। IPL संचालन परिषद के सदस्यों और BCCI के अधिकारियों ने IPL को दोबारा शुरू करने पर रविवार को चर्चा की। BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि बोर्ड उपयुक्त कार्यक्रम पर काम कर रहा है। शुक्ला ने कहा, फिलहाल IPL पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। BCCI अधिकारी समाधान पर काम कर रहे हैं। BCCI सचिव IPL चेयरमैन फ्रेंचाइजी के साथ चर्चा कर रहे हैं, इसलिए जल्द ही सभी को फैसले के बारे में पता चल जाएगा। कोशिश की जा रही है कि टूर्नामेंट को जल्द ही दोबारा शुरू किया जाए। बताया जा रहा है कि IPL 2025 का शेष सत्र 16 या 17 मई से शुरू हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि इसका फाइनल मुकाबला कोलकाता के अलावा किसी अन्य शहर में कराया जा सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण IPL 2025 को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया था। IPL संचालन परिषद के सदस्यों और BCCI के अधिकारियों ने IPL को दोबारा शुरू करने पर रविवार को चर्चा की। BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि बोर्ड उपयुक्त कार्यक्रम पर काम कर रहा है। शुक्ला ने कहा, फिलहाल IPL पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। BCCI अधिकारी समाधान पर काम कर रहे हैं। BCCI सचिव IPL चेयरमैन फ्रेंचाइजी के साथ चर्चा कर रहे हैं, इसलिए जल्द ही सभी को फैसले के बारे में पता चल जाएगा। कोशिश की जा रही है कि टूर्नामेंट को जल्द ही दोबारा शुरू किया जाए। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे दुनिया भर की तमाम खबरें। आप तब तक के लिए देखते रहिए MNS न्यूज़ TV। आगे की खबरें मेरी सहयोगी मयूरी के साथ। नमस्कार।